Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are going to start corporate social responsibility topic. So what is corporate social responsibility? Corporate social responsibility क्या होता है? जो भी भारत के अंदर इंडियन कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज है, उनको कुछ समाज के प्रति दायित्व पूरा करना होता है, अपनी लायबिलिटी पूरी करनी होती है, उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम समाज के प्रति भी जागरूक रहें, अटेंटिव रहे। इसके लिए कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें समाज को सोशल में देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसकी क्या लिमिट है? अब हम समझ चुके हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लेकिन अब इसकी लिमिट्स देखते हैं। ठीक है, लिमिट्स में आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, फिर अपन पैराग्राफ को रीड करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इसके थ्रू अपन कुछ चीजें रेफर कर लेते हैं, बाकी हम मॉड्यूल से ही रेफर करेंगे। तो CSR किसके लिए मैंडेटरी रहता है? अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ या मोर है ना, किसी भी ईयर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CSR की एक कमेटी बनानी पड़ेगी, है ना। CSR की जो कमेटी होगी वो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी पॉलिसीज को, है ना। और इस कमेटी के अंदर क्या रहते हैं? 3 और मोर डायरेक्टर रहते हैं, 3 और मोर डायरेक्टर रहते हैं, जिनमें से कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है। ठीक है ना। तो ये CSR कमेटी बनेगी और CSR कमेटी रिकमेंड करेगी CSR पॉलिसीज को। और सीएसआर कमेटी किसमें बनेगी? जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है ना। अब ये कमेटी करेगी क्या, है ना, आपको यानी कंपनी को 2% एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पब्लिक, यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाना है। आप कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहाँ नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2% एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का हमें CSR के ऊपर स्पेंड करना है। ठीक है, अब कहाँ से कैसे स्पेंड कर सकते हैं? देखो, या तो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू, है ना। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उनके थ्रू, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई CG और SG की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई ट्रस्ट हो या फिर सोसाइटी हो, उसके ऊपर स्पेंड हो सकता है ये। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई ट्रस्ट और सोसाइटी वगैरह, यानी इनके ऊपर ही सेक्शन 8 जो कंपनीज के अंदर ही जो ट्रस्ट और सोसाइटीज होती है ना, उनके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। तो हमें इन्हीं के ऊपर स्पेंड करना है। अब कहाँ स्पेंड नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, देखो, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आउटसाइड इंडिया अंडरटेकन हो रही है, मतलब इंडिया से बाहर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो CSR कभी भी काउंट नहीं होगी, है ना। बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, हम अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी CSR में काउंट नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर हमने राजनीतिक चंदा दिया है तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। फोर्थ इज एक्टिविटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सभी CSR के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। 2% हमें स्पेंड करना होता है कंपनी को CSR के ऊपर, और कहाँ स्पेंड कर सकते हैं हमने देख लिया, और कहाँ नहीं कर रहा है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि CSR के लिए जो भी अमाउंट अलॉट हुआ है ना, उसको हमें एक
स्पेसिफाइड और स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर हमें डिपॉजिट करवाना होगा। ठीक है, तो फिर अमाउंट अलोकेट होने के बाद हमें उसे स्पेंड करना है। अगर स्पेंड हो जाता है तो वेल एंड गुड है स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के अंदर। अगर स्पेंड नहीं होता है तो अब क्या होगा कि स्पेंड नहीं हो रहा तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती है ना। स्पेंड नहीं होने की दो कंडीशन हो सकती है। पहली बात तो अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से है, मतलब ये मानो कि है ना हम किसी सोसाइटी के लिए या फिर ट्रस्ट के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। अब जो बिल्डिंग का जो खर्चा होता है वो टुकड़ों में जाता है, वो एक बार में तो लगता नहीं है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो उसको विद इन 3 मंथ्स अलोकेट होने के विद इन 3 मंथ्स, सॉरी विद इन 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, एक स्केड्यूल बैंक के अंदर हमें उसको जमा करवाना है और एक अकाउंट खुलेगा अनस्पेंट अकाउंट के नाम से, है ना, और उसमें ये डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके अलावा कोई और कंडीशन में नहीं हो पाता है, यानी स्पेंड नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना है, विद इन 6 मंथ, है ना, विद इन 6 मंथ एक स्पेसिफाइड अकाउंट में चला जाएगा ये अमाउंट, है ना। और उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम मॉड्यूल से एक बार रीड कर लेते हैं, मॉड्यूल पे क्या लिखा हुआ है। देखो, CSR इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंपनी से के अंदर, वही लिमिट है जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो 500, 1000 और 5 करोड़ रुपए की। ठीक है, एक CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिसमें 3 और मोर डायरेक्टर्स होंगे, जिनमें से एक एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, है ना। जो बोर्ड होगा वो रिपोर्ट डिस्क्लोज करेगा द कंपोजिशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी वेयर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, एनी ऑफ टू और मोर डायरेक्टर शेल बी इन कमेटी। ठीक है, और जो बोर्ड होगा, मतलब जो कमेटी बनी है, वो क्या करेगी कि इंडिकेट करेगी एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ये ध्यान रखना, शेड्यूल 7 के अंदर एक्टिविटीज दी गई है CSR की, काफी बार MCQs में पूछ सकता है। ठीक है, जो बोर्ड होगा वो एवरी कंपनी का अंडरटेक करेगा रिकमेंडेशन मेड बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, और अप्रूव करेगा CSR पॉलिसीज को, है ना, जो भी कमेटी ने बनाई है, और उसको प्लेस करेगा वेबसाइट के ऊपर कंपनी की, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का, है ना, कोई भी चेंजेस होते हैं वो सारी वेबसाइट पे पब्लिश करी की जाएगी। ठीक है, जो बोर्ड होगा हर कंपनी का वो स्पेंड करेगा एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 immediately preceding financial years, or where the company has not completed 3 financial years during such immediately preceding years in pursuance of the corporate social responsibility। मान लो कि कंपनी को बने हुए ही 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन वो इस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रही है कि उसको CSR के ऊपर पैसा स्पेंड करना है, तो जितने भी साल उसको हुए हैं उसका एवरेज प्रॉफिट हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ पर जाएगा, ये अमाउंट कहाँ पे स्पेंड होगा, वो प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरियाज एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट operates for spending the amount earmarked for corporate social responsibility, provided further that if the company fails to spend such amount, the board shall in its report made specify reasons for not spending the amount, and under such unspent amount relates to on any ongoing project transfer amount to fund specified in schedule 7 within the period of 6 months of expiry of financial year। ठीक है, अगर कोई अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ है तो उसको 6 महीने के भीतर हमें एक अनस्पेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट शेल बी ट्रांसफर्ड बाय कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखना, 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हमें ट्रांसफर करना है टू ए स्पेशल अकाउंट टू बी यूज इन द पर्पस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर जो भी खर्चा होगा उस अकाउंट में से पैसा निकाला जाएगा और खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस ये CSR के प्रोविजंस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार तो अगर आप एक अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर देखोगे दिसंबर 23 का, वहां पर 7 मार्क्स का फुल फ्लेज CSR के ऊपर क्वेश्चन आया था कि एलेबरेट द CSR पॉलिसीज। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस में काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है, और बाकी काफी ज्यादा वेटेज रखता ही रखता है। सेक्शन 136 छोटा सा सेक्शन है, ये बताता है कि हमें
जो मेंबर्स के पास जो राइट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का है, तो नोट सो इम्पोर्टेंट, आप खुद से रीड कर सकते हो इसको। जो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल हो जाएगा, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से रीड कर सकते हो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज जो होती है वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल्स होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट एक बार मैं आपको चार्ट से समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर हम इस मॉड्यूल से ही देख लेंगे। इंटरनल ऑडिट को अब हम समझते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिट पहले तो एक बार मैं बता देता हूँ इंटरनल ऑडिट क्या है। कंपनी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली हमारे सिस्टम को जांचना परखना इंटरनल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, तो इसका वैसे तो बहुत ज्यादा ब्रॉडर स्कोप है, लेकिन हमने एक छोटा सा रूप इसका समझ लिया है। तो अभी किसके लिए एप्लीकेबल रहती है, किसके लिए मैंडेटरी रहती है? कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है, ध्यान रखना, एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए तो रहेगी रहेगी, है ना। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनमें अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 25 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़ और मोर, लोन एंड बोरोइंग है 100 करोड़ और मोर, और 200 करोड़ आपका टर्नओवर है ना, यहाँ पे टर्नओवर लिख लेना आप। तो टर्नओवर है, तो अगर ये लिमिट के अंदर फॉल हो रहे हैं, ये सब और वाली कंडीशंस है ना, और वाली कंडीशंस है। ठीक है, तो अब आप आपको है ना इंटरनल ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी लगती है अगर आपकी लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, है ना, इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। होप सो आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में साफ सुथरे तरीके से बना लोगे, है ना। उनको जो भी ये फॉल कर रहे हैं इन कंडीशन में, उनको ये इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो कुछ कोई भी हो सकता है, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, और कोई भी अदर प्रोफेशनल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई स्पेसिफाइड गाइडलाइन नहीं है कि इंटरनल ऑडिट वुड बी ए सीएमए और सीए, है ना। ठीक है, और अब हम इसको एक बार मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं। सेक्शन 138 बताता है इंटरनल ऑडिट के बारे में, इसको बिल्कुल से आप याद कर लोगे। देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग 100 करोड़ और डिपॉजिट 25 करोड़ हो, है ना। और वाली कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन में फॉल हो जाएगा, उसको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। एवरी प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग 100 करोड़ हो, इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी और द बोर्ड शेल इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट द स्कोप एंड फंक्शनिंग periodicity and methodology फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो 6 मंथ का रहता है कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन का। ठीक है, इंटरनल ऑडिट कौन हो सकता है? आइदर बी ए कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट और अदर प्रोफेशनल। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट बस इतना सा था, बिल्कुल आपको याद कर लेना है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड चैप्टर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट वी आर स्टार्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में, स्पेशल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, है ना, एंड मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिटर, है ना, उनके अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139, सेक्शन 139 के अंदर हम कंपनीज एक्ट के ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ये जो सेक्शन हम बात करेंगे यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑडिटर, जो भी सारे ऑडिटर होंगे वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे, जो कि एक सीए हो सकता है ना। यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 139 भी उसी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, शैल एट द फर्स्ट एजीएम के अंदर अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM and thereafter till the conclusion of every sixth meeting. The manner and procedure of selection of auditor by the members of the company at AGM has been prescribed। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। एक कंपनी फॉर्म हुई है ना, मान लो कि 1 जनवरी को फॉर्म हुई है, इसकी एजीएम है 31 दिसंबर को। ठीक है,
तो इसके बीच में एक ऑडिटर अपॉइंट होगा और यहाँ पर कंक्लूजन होगा फर्स्ट एजीएम का, तो इसकी 6 एजीएम कब आएगी, जैसे मान लो कि ये है 25, इसकी 6 एजीएम आएगी 31 दिसंबर 26। तो यहाँ तक एक ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो मतलब हर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए होता है टिल दी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है। जो ऑडिटर होगा वो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी और ऑडिट कमेटी ही बताएगी। ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 है, जिसको हम आगे जाके बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑडिट कमेटी करेगी, जहाँ पर नहीं है वहां पे बोर्ड करेगा, इसमें ये लिखा हुआ है। Audit committee or board, as the case may be, shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters of conduct against the proposed auditor before the Institute of Chartered Accountants or any competent authority or any court। ये एक competency बता रहा है ऑडिटर की, वो किसी के अंदर गिल्टी वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, एक बार आप इसको खुद से रीड कर लोगे। टर्म ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ये बताता है टर्म ऑफ ऑडिटर के लिए दैट लिस्टेड कंपनीज एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज shall not appoint or reappoint an individual as an auditor more than one term of consecutive 5 years, an audit firm auditor for more than 2 terms of consecutive 5 years। मैं समझा देता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल होगा, वो एक बार बन गया 5 साल के लिए, तो अगले 5 साल के लिए उसका कूलिंग पीरियड हो जाएगा। फिर उसके 5 साल पूरे होने के बाद में फिर बन सकता है वो वापस से सेम कंपनी के अंदर ऑडिटर। लेकिन अगर ऑडिट फर्म है तो वो 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, देन फिर कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। ध्यान रखना, लगातार 2 टर्म ये बन सकते हैं और ये सिर्फ 1 टर्म बन सकता है इंडिविजुअल, ठीक है। रूल 5 प्रिस्क्राइब करता है हमारा रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। तो ये फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज है जिनमें रोटेशन करना होता है, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। तो ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, all private limited companies having paid up share capital of 20 crore or more, all companies having paid up share capital of below threshold mentioned in 1 or 2 but having public borrowings from financial institution bank और public deposit 50 crore or more, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा ऑडिटर का, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑडिटर आया, एक नया ऑडिटर आया, तो पिछले वाले ऑडिटर को रिमूव किया जाता है या फिर उसको रोटेट किया जाता है। कूलिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, ओके। फर्दर, as on the date of appointment, no audit firm having a common partner और आइदर, हाँ जैसे अब मैं समझाता हूँ आपको ये क्लोज क्या कहता है। जैसे मान लो कि एक ऑडिट फर्म है, उसके 10 इयर्स पूरे हो गए, है ना, 10 इयर्स मतलब 2 टर्म पूरे हो गए। अगेन फिर दूसरी एक ऑडिट फर्म आ रही है ना, उसको अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन इस ऑडिट फर्म के अंदर जो पार्टनर है वो पुराने वाले ऑडिट फर्म के ही है, तो वो भी एक तरीके से इनएलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जो कि जो ऑडिट फर्म के अंदर अपॉइंट होते हैं ऑडिटिंग पार्टनर, है ना, वो रोटेट होते रहेंगे एक रेगुलर इंटरवल्स के थ्रू, है ना। और जो ऑडिटर जो ऑडिट होगी वो कंडक्ट होगी मोर देन वन ऑडिटर, एक ऑडिटर कभी भी ऑडिट कंडक्ट नहीं करेगा ऑडिट फर्म से, ठीक है। तो ये रोटेशन चलते रहने चाहिए, इंडिविजुअल्स के अंदर तो चलते ही रहेंगे और ऑडिट फर्म में भी रोटेशन चलते रहने चाहिए, ताकि हमारे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑडिट के प्रति ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नियुक्त होता है, उसको फर्स्ट ऑडिटर बोला जाता है। आप इसको पढ़ते हैं एक बार। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, जो कि ऊपर बताया गया था, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के सीन कुछ अलग है,
shall be appointed by the board of directors within 30 days of the date of registration of a company, and the auditors who appointed shall hold office till the conclusion of first AGM। जो मैंने आपको बताया था, पहला जो ऑडिटर होगा वो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक होगा। लेकिन ये कब से कब तक रहेगा, जैसे मान लो कि मैं अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अपन ने 1 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, रजिस्टर करवाई, तो इसके 30 दिनों के भीतर, मतलब है ना, एक महीना ले लिया अगर अपन 28 फेब तक, या फिर रुको 30 जनवरी तक एक फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त होगा, जिसका कार्यकाल, जिसका टेन्योर टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहने वाला है। ठीक है, 30 दिनों के भीतर वो बीओडी अपॉइंट करेगा, बीओडी अपॉइंट करेगा। ठीक है, if the board fails to exercise its power, that is appointment of first auditor, it shall inform the members of the company, and the company in general meeting may appoint first auditor within 90 days at an EGM, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन फर्स्ट एजीएम। अगर 30 दिनों के भीतर बीओडी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि वो अपॉइंट नहीं कर पा रहा, तो अगले 90 दिनों के अंदर, अगले 90 दिनों के अंदर एक ईजीएम रखी जाएगी, है ना, जिसमें मेंबर्स क्या करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, है ना, और उसका टेन्योर वही सेम फर्स्ट टिल दी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम रहने वाला है। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी? अनचाही वैकेंसी हो जाना। अनचाही वैकेंसी मतलब हमारे ऑडिटर की जैसे मान लो डेथ हो गई, या फिर रेजिग्नेशन हो गया, या फिर किसी भी प्रकार से पद खाली हो गया, जो उसकी पोस्ट है वो वेकेंट हो गई, तो वो कैजुअल वैकेंसी कहलाती है। देखो, द बोर्ड में फिल कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस of an auditor within 30 days, but where such vacancy is caused by the resignation of an auditor, such appointment shall be approved by the company at general meeting convened in 3 months of the recommendation of the board। क्या मतलब है इसका? अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू हो रही है ना, तो उसके 3 महीनों के भीतर एक जनरल मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे, है ना, पुष्टिकरण करेंगे, रेटिफिकेशन करेंगे। An auditor appointed in casual vacancy shall hold office till until the conclusion of next AGM, next AGM तक उसका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, appointment of auditor in case of government company or any other company having control by state government, central government, है ना, तो उसके लिए हम इन सेक्शंस के अंदर जाएंगे। अभी सब सेक्शन याद करने की कोई नीड नहीं है, आप सेक्शन 139 ही याद करें अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, अब जैसे कि किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर जो अपॉइंटमेंट हो रहा था वो बोर्ड कर रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कौन करेगा, केग करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, as per section 139 subsection 5, the controller and auditor general of India shall in respect of a financial year appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of a company under this act in case of government company, any other company owned and controlled by directly, indirectly, CG or SG। ठीक है, the auditor shall be appointed within 180 days from the commencement of the financial year। जैसे फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ उसके 180 डेज के अंदर एक ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, है ना, और जिसका कंक्लूजन रहेगा वो एनुअल जनरल मीटिंग की कंक्लूजन तक रहेगा, मतलब जिसका टेन्योर रहेगा वो एनुअल जनरल मीटिंग की कंक्लूजन तक रहने वाला है। फर्स्ट ऑडिटर जो होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी, मतलब जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, the first auditor shall be appointed by the CAG within 60 days from the registration of the company। ध्यान रखना, यहाँ पर 60 डेज है और वहां पे 30 डेज था और फिर 90 डेज था, यहाँ पे 60 डेज है। अगर केग नहीं कर पाता है ना, तो फिर क्या करेगा, जो बोर्ड होगा वो करेगा अगले 30 दिनों के भीतर। अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है तो अगले 60 डेज के अंदर कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे। ठीक है, तो फिर 60 डेज के अंदर एक ईजीएम रखी जाएगी और मेंबर्स उसको अपॉइंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्लोज क्या चल रहा है, 60 प्लस 30 प्लस 60 का, और वहां पर था 30 प्लस 90 का नॉर्मल कंपनीज के अंदर, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी में कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसको केग ही फिल करेगा, है ना, और वो करेगा 30 डेज के अंदर, है ना, और यानी दोनों केस के अंदर 30 डेज ही कैजुअल वैकेंसी के लिए। अगर कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर पाता है केक, तो अगले 30 दिनों के भीतर कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। मतलब यहाँ पे क्लोज चल रहा है 30 प्लस 30 का, पहले 30 दिनों के अंदर कौन कर देगा, केक कर देगा। भाई केक फेल हो गया, केक फेल हो गया तो बीओडी करेगा।
ओके, होप सो आप अच्छी से समझ पा रहे होंगे इसको। ये डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा वो होती है, पावर होती है, वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। देखो, अब रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर है ना, जो रिटायरिंग ऑडिटर होते हैं उनको रीअपॉइंट भी करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, है ना, और उन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया हो अपनी अनविलिंगनेस का कि हम रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, और कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ हो उनके अगेंस्ट कि भाई वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। वेयर एट एनी जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर क्या करेगा, कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी जहाँ पे ऑडिट कमेटी है, सीधा सा है, ठीक है। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस। अभी क्या है, सेक्शन 140 बताता है कि किसी भी ऑडिटर का रिमूवल, रेजिग्नेशन और जो होता है वो 140 के अंदर बताया गया है ना। जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, है ना, वो अपने टर्म से पहले रिमूव किया जा सकता है, या फिर उसके द्वारा कोई रेजिग्नेशन दिया जा सकता है, जो कि एडीटी 2 के अंदर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो होगी वो गवर्नमेंट को फाइल की जाएगी 30 दिनों के भीतर, और रेजोल्यूशन पास करेगा बोर्ड, है ना। और जो कंपनी होल्ड करेगी जनरल मीटिंग 60 डेज के अंदर, रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी 60 डेज के अंदर एक जनरल मीटिंग उनको रखनी ही पड़ेगी कंपनी को, है ना। और गिविंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी ऑल्ट्रम पेट्रम, मतलब ये क्या है कि हम उससे पूछते अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना, कि भाई एक कोई भी एक्शन लेने से पहले ऑडिटर की कंसेंट ली जाती है, ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं। अब हम आगे रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक है। आगे हम इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ऑडिट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और ऐसे ही हम आगे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, और कंपनी लॉ होने के बाद में फिर हम अदर लॉस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मैं आपको सीएमए तक का इंस्टाग्राम का चैनल, टेलीग्राम का चैनल प्लस वेबसाइट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और वीडियोस में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।